My name is Mohammad Armash and I am your new chemistry teacher. तो बेटा सबसे पहले तो जो है एक बात कि आप लोग अपना माइक म्यूट ही रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिविजुअली वन बाय वन अपना माइक ऑन करके और जो भी उसको प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस कर सकता है। यहाँ पर हम अपना क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। वो मैं आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 1। ये लड़की का वो लड़की है। आप लोग सब उठ के बाहर ही चले गए थे। बेटा ये माइक किसका ऑन है? बेटा काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, जिस स्टूडेंट का भी ऑन है। तो बेटा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। पहले तो आप लोगों का जो है डेफिनेशन है पहली। फर्स्ट डेफिनेशन इज मैटर। केमिस्ट्री के अंदर पहले ही पेज पर, अगर आप लोगों के पास बुक है, टेक्स्ट बुक है आप लोगों के पास, तो आप लोग उसमें से भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर है कि पहले ही डेफिनेशन आप लोगों की है मैटर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हुए हैं कि मैटर क्या होता है, तो एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके। अब आपके मैटर की 3 किस्म की स्टेट्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉलिड के बारे में हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी शेप हार्ड होगी, जिसका स्ट्रक्चर टाइटली पैक्ड होगा, वो आपकी सॉलिड होगी। जस्ट लाइक पेंसिल, टेबल, ये सारी आपके सॉलिड में आएगा। सेकंड वन इज लिक्विड। लिक्विड एनीथिंग लिक्विड कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों के पास जिसकी बेसिकली शेप हार्ड नहीं होगी, शेप और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप होगा, तो वो आपका लिक्विड आएगी, लिक्विड कहलाएगी। लाइक वाटर एंड सो ऑन, कोई भी फ्लूइड। एंड थर्ड इज गैस। तो गैस आपकी कोई भी ऐसी चीज जिसके स्ट्रक्चर जो है वो उसका लूज होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा गैप में होंगे, उनमें स्पेस ज्यादा होगा, तो वो आपके जो है वो गैस कहलाएगी। तो ये तो आप लोगों की मैटर की 3 स्टेट्स हो गई, जो कि आपकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, इस केमिस्ट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। अब उसके बाद जो आप लोगों का एक सवाल बनता है बोर्ड लेवल पर, वो सवाल है आप लोगों का डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट डाउन इट्स एनी 4 या 5 ब्रांचेस आती हैं, लेकिन टोटल इसमें जो बुक में गिवन है वो आपकी 9 ब्रांचेस गिवन है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए
पूरी 9 ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बोर्ड में आपको 5 तकरीबन 5 याद करके जानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो व्हाट इज केमिस्ट्री। जब भी हम कोई केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सही है, या केमिस्ट्री का वर्ड हमारे जहन में आता है, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या बनता है, केमिस्ट्री में हम क्या चीज को पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके बताए जिसको आंसर पता है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, बट ब्रांच ऑफ साइंस तो बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो जब हमारे पास एक वर्ड, पर्टिकुलरली वर्ड केमिस्ट्री का आता है, तो केमिस्ट्री में हमारे जहन में क्या आता है कि हमें क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है कि हमें इक्वेशंस को पढ़ना है, प्लस माइनस को पढ़ना है, सही है, एडिशन सब्ट्रैक्शंस को पढ़ना है, चीज़ों को डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो जब हम केमिस्ट्री आता है हमारे माइंड में, तो सबसे पहले हम लोग क्या, किस चीज़ को पढ़ना है केमिस्ट्री से? एनीवन? केमिकल्स। केमिकल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो केमिस्ट्री को जब भी हम पढ़ते हैं, तो जो नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो क्या, कि हमें किसी ना किसी केमिकल को पढ़ना है। जो अब केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन देखें, बेटा किसी का माइक ऑन है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बेटा, तो फर्स्ट सबसे पहले केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition and properties of matter, changes in matter, and the laws or principle which govern these changes is called chemistry. तो केमिस्ट्री की कोई भी ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस जहां पर हम पर्टिकुलरली मैटर के बारे में पढ़ते हैं कि एक मैटर है क्या, उस मैटर में आने वाली चेंजेस क्या हैं, और उस मैटर के अंदर किस प्रिंसिपल, किस लॉज के हिसाब से वो मैटर आपका चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ओके, फॉर एग्जांपल, एक मैटर है आपका, सॉलिड है, हमने उसको हीट अप किया, तो हमारे पास दो किस्म की पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि वुड, जैसा कि वुड वगैरह हो गए। सेकंड, या तो फिर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम सबलाइम्स कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक आयरन रॉड है, उसको हमने हीट अप किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या, मैटर में चेंजेस आ रही है, उसके स्टेट के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही है, वो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। ये चेंजेस जो है वो उसकी फिजिकल हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ चेंजेस केमिकली के चेंजेस आती हैं, मतलब दो अलग अलग केमिकल्स को हमने आपस में मिक्स किया, एक न्यू फॉर्मेशन हो गई। बिल्कुल सिंपल सी वर्ड की बात करें, सही है, जो डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि चाय बनाना, अक्सर स्टूडेंट्स को आती होगी। चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध, चीनी, पत्ती, ये तीन अलग अलग किस्म के केमिकल्स हैं, इनको आपस में मिक्स करते हैं, उनको हीटअप करते हैं, तो एक न्यू फॉर्मेशन फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि जिसका स्ट्रक्चर पिछले वाली फॉर्मेशन से बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर की वो चीज़ मौजूद होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बेसिकली इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है वो हमारे अंदर ये जो उस केमिकल में, इस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आई, और उसने अपनी शेप को, अपनी जो है वो स्ट्रक्चर को टोटली चेंज कर दिया। तो ये आपकी केमिस्ट्री है। अब ये चेंजेस किस लॉस के हिसाब से आ रही हैं, कितनी हीट देने पर चेंजेस आ रही हैं, कौन कौन से केमिकल्स को मिक्स करने पर चेंजेस आ रही हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सब पढ़ने का नाम जो है वो केमिस्ट्री है, अगर हम इसकी जो है डिटेल में जाएं। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस आती हैं। द फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the physical properties
एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसके फिजिकल बिहेवियर में होने वाली चेंजेस की बात करते हैं, तो वो कहलाता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल बिहेवियर में होने वाली चेंजेस। अब देखें बेटा, फिजिकल बिहेवियर में होने वाली चेंजेस कैसी होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, या सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, या लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस किस में आ रहे हैं? ये सारे चेंजेस आपके फिजिकली आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी चेंजेस केमिकल नहीं है। जैसे आयरन की रॉड है, उसको हमने हीटअप किया, तो वो आयरन जो बेटा माइक ऑफ करें। ओके क्लास, अब साउंड क्लियर है? प्लीज कोई भी एक आंसर कर दे। हेलो बेटा, अब साउंड क्लियर है? यस। ठीक है। अब बेटा ये मुस्कान अपना माइक कंटिन्यूसली ऑफ जो है म्यूट रखें, ये आपके एंड से डिस्टॉर्शन आ रही है। तो बेटा यहाँ पर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी मैटर के अंदर आने वाली फिजिकल चेंजेस जो उसके फिजिकली स्ट्रक्चर को, स्टेट को चेंज करती है, तो वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब यूजुअली ये जो चेंजेस आती हैं, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से आने वाली चेंजेस जो होती हैं मैटर के अंदर, वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि वो मैटर के फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। सेकंड आ जाए हम, ये बेटा आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the study of all elements and their compound except carbon is called inorganic chemistry. देखें बेसिकली क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते हैं कोई भी कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के अलावा हमें दूसरे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना, वो सारा जो है वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स को स्टडी करेंगे, उनकी फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन इंक्लूड नहीं होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिक फ़र्क ये होता है कि इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा हम सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जबकि ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग जो है सिर्फ कार्बन को जो है वो स्टडी करते हैं।
यानी ऑर्गेनिक में आमतौर पे आपके पास 3 किस्म के एलिमेंट होंगे, कार्बन, सेकंड आपका हाइड्रोजन, और थर्ड आपका ऑक्सीजन। ये केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो इन 3 एलिमेंट्स के अराउंड ही सर्कुलेट होती रहती है, ठीक। अब इसके बाद बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट हमें बाय नेचर मिलते हैं और जिसको हम लोग बना नहीं सकते, सही है, खुद से प्रिपेयर करना जिनको मुश्किल है, तो उसको हम जो है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जस्ट लाइक पेट्रोल, गैस, इनको स्टडी करना, इनकी फॉर्मेशन स्टडी करना और उनको पढ़ना, ये सारा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। मुख्तलिफ किस्म के कार्बन कंपाउंड्स जो कि कार्बन से मिलकर बनते हैं, वो सारा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। फोर्थ है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which discusses the analytical method for getting information about chemical compounds and chemical processes is called analytical chemistry। कोई भी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं और केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि आपके पास एक केमिकल है, एक एलिमेंट आ गया और इसको आप लोग जो है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की केमिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं आपकी मेडिकल इंडस्ट्रीज़। अब मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक दवाई का सैंपल आ गया, अब एक मेडिसिन आपको बनानी है, ठीक है। अब उस मेडिसिन को बनाने के लिए आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, कोई केमिकल कम ना हो जाए। अगर केमिकल कम होता है उसके अंदर तो क्या होगा कि वो मेडिसिन दवाई के लिए एज अ मेडिसिन वो टैबलेट जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। जो भी डिसीज़ है उसके लिए एक प्रॉपरेट अमाउंट में जो है वो केमिकल होना लाजमी है। और अगर केमिकल ज़्यादा आ जाता है तो उससे क्या होगा, उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, उस दवाई के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। बेस कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी उस दवाई के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को, केमिकल को एनालाइज करने का नाम एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स को स्टडी करना, मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स को चेक करना कि ये ख़राब तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपर है या नहीं है। जैसे मुख्तलिफ किस्म के फूड प्रोसेसिंग हैं, मिल्क है, हम जो देखते हैं टेट्रा पैक वाले मिल्क जो होते हैं, दूध वगैरह, उसको चेक करना कि एक्सपायरी तो नहीं निकल गई है, ख़राब तो नहीं है। तो सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर ये केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है इसका। तो वो डिपार्टमेंट का काम ही ये होता है कि जो भी केमिकल्स वगैरह फॉर्म होते हैं, जो भी फूड बन रहा है, जो भी मेडिसिन बन रही हैं, वो उसको एनालाइज करते रहते हैं कंटिन्यूसली कि किसी में कोई किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो ये सब पढ़ने का नाम जो है वो आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब है इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। देखिए बेटा, बायोकेमिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स को लेकर है, ठीक है। यानी बेसिकली इट इज़ एन केमिस्ट्री ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपका जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड केमिस्ट्री है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो केमिकल्स की मदद से मेडिसिन वगैरह बनाना, ज़्यादातर काम इसका मेडिसिन में ही आता है, हर्ब्स में और मेडिसिन में। तो मेडिसिन वगैरह बनाना जो है ये सारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The application of chemical knowledge in technology and industry and the preparation of industrial product are called industrial chemistry, ठीक है। देखें, किसी भी केमिकल नॉलेज या टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, ठीक है, और उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और किसी भी मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, तो वो आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है, जैसे इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फूड या मेडिसिन ही की बात हो रही हो, मुख्तलिफ किस्म के पाइप्स बनाना, प्लास्टिक्स बनाना, गिलास बनाना, कैरेमिक्स वगैरह बनाना, जो आपकी क्लोथ हैं उसमें कलर करने का काम, कपड़ों को बनाना, सही है। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। तो और लास्ट वन है, इसमें पॉलीमेरिक केमिस्ट्री होती है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप लोग उसके बुक में शामिल है, वो मैं बता देता हूँ।
कि पॉलीमेरिक केमिस्ट्री जो है बेसिकली इस केमिस्ट्री के अंदर हम प्लास्टिक्स से रिलेट चीज़ों को पढ़ते हैं, सही है। ये एक अलग से सिर्फ प्लास्टिक्स के ऊपर बनती है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर के मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक्स को डिस्कस करना, पीवीसी पाइप्स वगैरह किस तरह बनते हैं, कैरेमिक्स किस तरह बनती हैं, प्लास्टिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो ये सारा आपका पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर है बात? अब बेटा 2-3 मिनट में दे रहा हूँ आप लोगों को, और उसमें जो है आप लोग सबसे पहले जो भी सवाल जवाब हैं अपने वो डिस्कस कर लें, लेकिन 1 बाय 1 प्लीज, ठीक है। जिस स्टूडेंट को जो भी सवाल है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं 1 बाय 1, अपना माइक ऑन करके, और जो आपका सवाल है वो आप पूछ लें। बेटा कोई सवाल नहीं है किसी का भी? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। अब देखें बेटा, जो भी आपकी केमिस्ट्री आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें आप लोगों के पास, एक मिनट, अब देखें जो भी हम अब यहाँ पर केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 किस्म की हिस्ट्रीज पर डिपेंड करती है, सही है। 3 किस्म के इसके पीरियड थे। पहला पीरियड था आपका ग्रीक पीरियड, सेकंड पीरियड आपका रोमन पीरियड, एंड थर्ड पीरियड आपका है मुस्लिम पीरियड, सही है। सबसे पहले अगर हम ग्रीक पीरियड की बात करें तो बेसिकली बेटा ग्रीक पीरियड, यहाँ पर जो फेमस ग्रीक फिलोसोफर्स जो इस पीरियड में गुजरे हैं और जिनके नाम भी हम अक्सर सुनते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ बुक्स वगैरह में भी आपको इनके नाम मिल जाते हैं अक्सर। तो पहला है प्लेटो, एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर है। दूसरा है एरिस्टोटल, एंड द थर्ड वन इज डेमोक्राटिस, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल एंड डेमोक्राटिस, ये इनका एरा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ तक, ठीक है। देखें ग्रीक पीरियड के अंदर केमिस्ट्री में जो मेन काम हुए हैं, सबसे पहले तो उन्होंने दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम एंड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो उन्होंने एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, सही है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। एटम्स के बारे में बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम काइंड ऑफ, एक एलिमेंट मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। एक एलिमेंट जो है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। इसी तरह जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया, ठीक है, कि एक एटम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस फॉर्म हो रहे होते हैं, और जो दो अलग अलग एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, वाटर बन गया। तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, ठीक। सेकेंड, they thought that all elements were derived from 4 elements, that is earth, fire, air and water, ठीक। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले के ग्रीक फिलोसोफर्स का ये मानना था कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास होते हैं वो 4 किस्म के एलिमेंट से, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो 4 किस्म के एलिमेंट से मिलकर बने हुए, सही है। अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, यानी हर एलिमेंट में ये 4 फैक्टर्स का होना लाजमी है, ठीक है। इन 4 में से किसी एक फैक्टर का होना लाजमी है। यानी अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर उनका ये मानना था कि हर एलिमेंट के अंदर इन 4 चीज़ों से
रिलेट कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, जैसा कि जो है वो अर्थ के लिए ड्राई, फायर के लिए हॉट, सही है, एयर के लिए कोल्ड और वाटर के लिए वेट। यानी उनका ये मानना था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो ड्राई होते हैं, या तो हॉट होते हैं, या तो कोल्ड होते हैं, या फिर वेट होते हैं। ठीक है, तो ये उनकी अपनी एक थ्योरी थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये अर्थ के 4 मटेरियल में से किसी एक मटेरियल का एग्जिस्ट करना लाजमी है। ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछ ले बेटा। क्लियर है सबको? ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट है आपका रोमन पीरियड। बेटा रोमन पीरियड के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक फिलोसोफर्स तो कम ही मिलते हैं, और यूजुअली आपकी बुक में भी इसका नहीं है ज़्यादा डिस्कस रोमन पीरियड का। और इस पीरियड में केमिस्ट्री में काम तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनका जितना भी काम था वो एम्पेरिकल था, थ्योरिटिकल नहीं था। सबसे पहले तो इन्होंने काम क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के बारे में बताया और इनेमलिंग ऑफ पोल्ट्री। देखो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स को बनाना, उनको ढालना और दो मेटल्स को कंबाइन करके एक न्यू मेटल्स फॉर्म करना। ठीक है, जस्ट लाइक आप ये कह लो कि लोहे को पिघलाकर जो है वो तलवार बनाना। ठीक है, या मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग मेटल्स को कंबाइन करके दो तीन मेटल्स के धातों को मिलाकर कोई नया जो है वो बनाना, आपका स्टील बनाना या इस तरह की चीज़ें, तो वो आपके मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो उनका कुछ काम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर है। इसके अलावा जो है इनेमलिंग ऑफ पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको बनाना। ठीक है, और उसके ऊपर डिज़ाइंस वगैरह बनाना, उसके ऊपर नक्शे निगारी वगैरह बनाना, तो वो चीज़ जो है वो इनेमलिंग ऑफ पोट्री कहलाती है। ठीक है, हाउएवर दे डेवलप लिटिल थ्योरेटिकल नॉलेज इन दिस रिगार्ड, देयर वर्क वाज ऑल एम्पेरिकल। अच्छा, एक जो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है रोमन पीरियड का, रोमन पीरियड का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि उनका सारा वर्क जो था वो एम्पेरिकल था, थ्योरेटिकल नहीं था। अब एम्पेरिकल किस सेंस में, या एम्पेरिकल किसको कहते हैं बेटा, एम्पेरिकल कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच को। ठीक है, यानी आप किसी को अपनी बात जो है वो प्रूफ करके दिखा रहे हो लेकिन उसको समझा नहीं पा रहे, तो वो चीज़ जो है वो एम्पेरिकल कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल से वर्ड में मैं बोलूँ कि आपको गाड़ी चलाना आती है, सही है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो है मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, सही है, लेकिन आप बजाय सिखाने के मुझे गाड़ी चलाकर दिखा देते हो। सही है, तो बेटा दिखाना और सिखाने में फ़र्क है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, जो आपने गाड़ी चलाकर दिखाया ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। सही है, या आपने मुझे ये बता दिया कि आपको ये काम आता है। उन्होंने जो है वो आपको ये बता दिया, आपने ये बता दिया मुझे कि आपको गाड़ी चलाना आता है। ठीक है, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं है, कोई थ्योरी नहीं दी है। सही है, उसके कोई नोट्स नहीं दिए हैं, उसके कोई टिप्स नहीं बताई हैं कि इसको चलाना कैसे। तो यही एक मसला रोमन पीरियड के साथ भी था कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को प्रैक्टिकली करके तो दिखा दिया कि ये काम ऐसे हो सकता है, बट उसके लिए कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई थ्योरी नहीं दी। सही है, कोई आपका थ्योरिटिकल वर्क नहीं बताया, कुछ इक्वेशंस नहीं बनाई उसकी। तो उससे क्या हुआ कि जिन जिन लोगों को उन्होंने करके दिखाया था उनको तो आ गया समझ में, लेकिन बाद में आने वाली जनरेशन के लिए उनके पास किसी किस्म का स्टफ या वर्क मटेरियल नहीं था। तो ये आपका रोमन पीरियड का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पीरियड बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर फेमस नहीं हुआ। जो दो फेमस पीरियड हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो एक है आपका ग्रीक पीरियड, और दूसरा जो आपका सबसे फेमस पीरियड है केमिस्ट्री में वो आपका आता है मुस्लिम पीरियड। ठीक है, मुस्लिम पीरियड जो है ये केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करता है, और बहुत वर्क है मुस्लिम्स का, और सिर्फ मुस्लिम्स का केमिस्ट्री में ही नहीं, पूरी साइंस के अंदर, पूरी साइंस में बहुत ज़्यादा काम है मुस्लिम साइंटिस्ट का। फिज़िक्स के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी हमें ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती आमतौर पर।
बट मुस्लिम साइंटिस्ट का पूरी साइंस की फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा काम है। इवन जब क्रिश्चियंस और जो आपके जूइश थे, यहूदी थे और ग्रीक्स थे, जिस वक्त वो साइंस की नॉलेज को हासिल करना गुनाह समझते थे, उस वक्त मुस्लिम साइंटिस्ट ही सबसे ज़्यादा जो है वो क्या साइंस के ऊपर काम कर रहे थे। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम साइंटिस्ट का है, अलजबरा उनकी मुस्लिम साइंटिस्ट ही की इन्वेंट है, बायो के अंदर मुस्लिम्स का है, सही है, फिजिक्स के अंदर मुस्लिम्स का है, इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी जो है वो मुस्लिम्स का सबसे ज़्यादा काम है। और ये पीरियड आपका तकरीबन 1000 ईयर्स चलता है, 680 से लेकर 1680 तक, ठीक है। उस ज़माने में जो मुस्लिम साइंटिस्ट होते थे उनको हम लोग कहते थे अल्केमिस्ट, ठीक है। अल्केमिस्ट का मतलब वो होता था जो कि केमिस्ट्री के अंदर एक्सपर्ट हो, तो उन मुस्लिम साइंटिस्ट को हम लोग अल्केमिस्ट के नाम से पहचानते हैं। जितनी भी हमारी मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है वो सारी बेस करती है हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स के ऊपर, ठीक है। हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स ही का इसके ऊपर काम है। इसमें जो फेमस मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो आपकी बुक में भी इंक्लूड हैं, एक हैं आपके जाबिर इब्ने हयान, ठीक है, फिर हैं आपके अल राज़ी, इब्ने सिना, ठीक है, ये आपके और अल बैरूनी। जो एग्जाम में आते हैं वो जाबिर इब्ने हयान हैं और अल राज़ी हैं, ठीक है। अब बेटा अपने पास ये की पॉइंट्स कुछ आप ही के लिए काम आएंगे, वो लिख लें कि एग्जाम में चैप्टर 1 से जो सवालात बनते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल, एक तो आपका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आता है, और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपका, वो आपका मुस्लिम पीरियड के ऊपर ही आता है, ठीक है। आपको कंट्रीब्यूशन लिखनी होती है किसी भी दो मुस्लिम साइंटिस्ट की, और यूजुअली जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो जाबिर इब्ने हयान आते हैं या फिर अल राज़ी आते हैं। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करूँगा और यही बोलूँगा कि आप लोग जो है वो जाबिर इब्ने हयान और अल राज़ी ही के पॉइंट्स याद करके जाइएगा, और उसी के हिसाब से फिर आपको इसके कंट्रीब्यूशन लिखनी होती है। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री वो तो मैं आपको कल के लेक्चर में ही बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर से रिलेट कोई काम है, कोई डेफिनेशन दोबारा देखनी है, कोई भी सवाल पूछना है, तो वो मुझे बता दे। क्लियर है बेटा सबको सारे पॉइंट्स? यस ठीक है, यस। ठीक है बेटा, तो फिर बस मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, और फिर कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह